आज का हमारा टॉपिक है साइबर क्राइम एंड लॉ। हम पढ़ेंगे साइबर अपराध और उसके लिए बनाए गए लॉ यानी कानून के बारे में। सबसे पहला हमारा साइबर क्राइम। द क्राइम्स कमिटेड विद द यूज ऑफ कंप्यूटर्स और रिलेटिंग टू कंप्यूटर यूजिंग इंटरनेट इज कॉल्ड साइबर क्राइम। कंप्यूटर के उपयोग या कंप्यूटर से संबंधित इंटरनेट का उपयोग करने के साथ किए गए अपराधों को साइबर क्राइम या साइबर अपराध कहा जाता है। वन अनदर डेफिनेशन ऑफ साइबर क्राइम इज, तो साइबर क्राइम की एक और डेफिनेशन है एन अनलॉफुल एक्ट वेयर कंप्यूटर इज आइदर ए टूल और ए टारगेट और बोथ। एक गैर कानूनी काम जहां कंप्यूटर या तो एक आपका टूल है, उपकरण है, या टारगेट है, लक्ष्य है, या फिर दोनों है। तो ऐसा काम जो कंप्यूटर के द्वारा और कंप्यूटर में ही किया जाता है। साइबर क्राइम इज डिफरेंट फ्रॉम अदर क्राइम्स बिकॉज द साइबर क्राइम्स आर कमिटेड ओवर एन इलेक्ट्रॉनिक मीडियम। तो साइबर अपराध या साइबर क्राइम अन्य क्राइमों से अलग इसलिए है क्योंकि साइबर अपराध एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम पर किए जाते हैं, मतलब कंप्यूटर के ऊपर किए जाते हैं। साइबर क्राइम इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ कंप्यूटर एंड नेटवर्क इन अटैकिंग कंप्यूटर एंड नेटवर्क्स एज वेल। साइबर अपराध में कंप्यूटर और नेटवर्क पर हमला करने के साथ साथ कंप्यूटर और नेटवर्क का उपयोग भी किया जाता है। साइबर क्राइम इज ऑब्वियसली ए क्राइम ऑफेंस एंड इज पेनलाइज्ड बाय द लॉ। तो साइबर अपराध जो है वो स्पष्ट रूप से एक आपराधिक अपराध है, क्रिमिनल ऑफेंस है और कानून के द्वारा दंडित भी किया जाता है। साइबर क्राइम क्रिमिनल्स devise various strategies and program to attack computers and system। तो जो साइबर क्रिमिनल हैं वो कंप्यूटर और सिस्टम पर हमला करने के लिए अलग अलग तरह की आपके स्ट्रेटजीज यानी कि रणनीतियों और प्रोग्राम यानी कि कार्यक्रम को यूज करते हैं या उनको तैयार करते हैं। दीज आर द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स एक्ट्स। तो ये साइबर क्राइम के अपराध के सबसे आम प्रकार हैं। तो आगे हम देखेंगे कि किस किस तरह से जो है वो हमारे साइबर क्राइम साइबर क्रिमिनल के द्वारा जो है वो किए जाते हैं, वो किस तरह से साइबर क्राइम को अंजाम देते हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स और कौन कौन से स्ट्रेटजीज हैं और कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जिनके जरिए वो साइबर क्राइम जो है वो करते हैं। आगे है फ्रॉड। फ्रॉड इज ए जनरल टर्म यूज टू डिस्क्राइब ए साइबर क्राइम दैट इंटेंड्स टू डिसीव ए पर्सन इन ऑर्डर टू गेन इंपॉर्टेंट डाटा और इंफॉर्मेशन। तो फ्रॉड हमारा एक सामान्य सा शब्द है, जनरल टर्म है, जिसका उपयोग साइबर अपराध का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो किसी व्यक्ति को महत्वपूर्ण डेटा या जानकारी प्राप्त करने के लिए धोखा देने का इरादा रखता है। मतलब उससे जानकारी ले लेनी है, उसके इंपॉर्टेंट डाटा और इन्फॉर्मेशन, और फिर उसके साथ धोखाधड़ी करनी है। फ्रॉड कैन बी डन बाय altering, destroying, stealing or suppressing an information to secure unlawful or unfair gain। तो मतलब गैर कानूनी या अनुचित गेन को सुरक्षित करने के लिए या किसी भी जानकारी को बदल कर उसको नष्ट करके, चोरी करके या दबाकर धोखाधड़ी की जा सकती है। तो फ्रॉड एक हमारी जनरल टर्म है, सभी जानते हैं कि फ्रॉड क्या होता है, फ्रॉड कैसे करते हैं। किसी की जानकारी चुराकर, उसका यूज़र नेम पासवर्ड चुराकर हम डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। ज़्यादातर फ्रॉड जो है वो पैसों के लेन देन के लिए किया जाता है। ये सारा काम जो है इंटरनेट पे वो पैसों से ही रिलेटेड होता है। कुछ जानकारी महत्वपूर्ण होती है सिक्योरिटी वाली, उसके अलावा सारा का सारा काम जो है वो पैसों के लिए ही किया जाता है इंटरनेट पे। तो फ्रॉड हमारा सिंपल सबसे पहला तरीका हो गया कि क्या है। आगे है हैकिंग। हैकिंग इन्वॉल्व्स द partial or complete acquisitions of certain function with a system, network और वेबसाइट। तो हैकिंग में एक सिस्टम, नेटवर्क या वेबसाइट के अंदर कुछ कार्यों का पार्शियल मतलब आंशिक या कंप्लीट एक्विजिशन मतलब पूर्ण अधिग्रहण शामिल है। इट आल्सो एम्स टू असेस द इम्पोर्टेंट डाटा एंड इंफॉर्मेशन ब्रांचिंग प्राइवेसी। तो
इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण डेटा और सूचना तक पहुँच और गोपनीयता भंग करना भी है। मोस्ट हैकर्स अटैक कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट अकाउंट। बहुत सारे हैकर्स जो हैं वो कॉर्पोरेट और सरकारी खातों पर हमला करते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैकिंग मेथड्स एंड प्रोसीजर। तो हैकिंग के बहुत सारे तरीके और बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, अलग अलग प्रकार की होती हैं, उससे हम हैकिंग जो है वो कर सकते हैं। फ्रॉड जो था उसमें हम क्या कर सकते थे, किसी से डाटा या इन्फॉर्मेशन ले सकते थे। जैसे हम फ़ोन आता है हमें कि हम बैंक से बोल रहे हैं आपका एटीएम जो है वो ख़राब हो गया है और हमने उसका अपना नंबर दीजिए, वो हमारा हमसे मांग रहे हैं। और हैकिंग चुराना होता है, किसी वेबसाइट में कोई वायरस डालकर हमारी जानकारी जो है वो चुरा लेते हैं। तो ये थे हमारे फ्रॉड और हैकिंग। इसके बाद है आगे आइडेंटिटी थेफ्ट, पहचान की चोरी। Identity theft is a specific form of fraud in which cyber criminals steals personal data including password, data about the bank account, credit card, debit card, social security and other sensitive information। तो बोलता है आइडेंटिटी थेफ्ट हमारा एक फ्रॉड का ही रूप है जिसमें जो हमारे साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो हमारा पर्सनल डाटा चुरा सकते हैं, जिसमें हमारे यूज़र नेम और पासवर्ड हो सकते हैं, बैंक से रिलेटेड डाटा हो सकता है, हमारा बैंक से जुड़ा डाटा, क्रेडिट कार्ड की जानकारी हो सकती है, डेबिट कार्ड की जानकारी हो सकती है, हमारा कोई सोशल सिक्योरिटी जानकारी हो सकती है, हमारी सामाजिक सुरक्षा और दूसरी तरह की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हमारी हो सकती है। थ्रू आइडेंटिटी थेफ्ट क्रिमिनल्स कैन स्टील मनी। तो आइडेंटिटी थेफ्ट के माध्यम से क्रिमिनल जो वो पैसे चुरा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द यूएस ब्यूरो ऑफ जस्टिस स्टैटिस्टिक्स BJS, मोर देन 1.1 मिलियन अमेरिकन्स आर विक्टिमाइज्ड बाय आइडेंटिटी थेफ्ट। तो बोलता है अमेरिका की एक एजेंसी है जिसका नाम है ब्यूरो ऑफ जस्टिस स्टैटिस्टिक्स BJS, उसके अनुसार अमेरिका के लगभग 1.1 मिलियन लोग जो हैं वो आइडेंटिटी थेफ्ट के शिकार हैं। मतलब उनकी पहचान जो है वो चोरी कर ली गई है और इसका इस्तेमाल किसी दूसरी जगह पे किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, तो चोरी करेगा कोई और व्यक्ति और नाम किसी और का है आइडेंटिटी थेफ्ट के जरिए। इसके बाद है हमारा स्कैमिंग, स्कैम, घोटाला। तो देखो कंप्यूटर में भी घोटाले होते हैं। देखो क्या है ये स्कैम हैपन्स इन ए वेराइटी ऑफ फॉर्म। स्कैम बहुत सारे तरीकों से किए जा सकते हैं, बहुत सारे रूपों में होता है। इन साइबर स्पेस स्कैमिंग कैन बी डन बाय ऑफरिंग कंप्यूटर रिपेयर, network troubleshooting and IT support service, forcing user to shell out hundred of money for cyber problem that does not even exist। तो होता साइबर स्पेस में जो हमारी स्कैमिंग है वो किस तरह से होती है, या तो कंप्यूटर की रिपेयर ऑफर की जाएगी, या जो हमारा नेटवर्क ट्रबल शूटिंग है, हमारा नेटवर्क समस्या निवारण और IT सपोर्ट की सर्विस है। इसके ज़रिए यूज़र को बोला जाएगा कि हमें बहुत सारे पैसे दिए जाएं और उन समस्याओं को समाधान करने के लिए पैसे दिए जाएं जो कभी थी ही नहीं। मतलब वो समस्याएं हमारे पास कंप्यूटर में थी ही नहीं, लेकिन उन समस्याओं के लिए पैसा निकालने के लिए हमें मजबूर किया जाता है। एनी इलीगल प्लान्स टू मेक मनी फॉल्स टू स्कैमिंग। तो बोलता कोई भी अवैध तरीका, ठीक है, कोई भी अवैध प्लान जो पैसा बनाने के लिए बनाया जाए उसे हम स्कैमिंग की श्रेणी में डाल देते हैं। एनी इलीगल प्लान्स टू मेक मनी फॉल्स टू स्कैमिंग। कोई भी अवैध तरीका प्लान जो पैसे बनाने के लिए बनाया जाए वो हमारा स्कैमिंग में आता है। इसके बाद है हमारा कंप्यूटर वायरस। मोस्ट क्रिमिनल टेक एडवांटेज ऑफ वायरस टू गेन अनऑथराइज एक्सेस टू सिस्टम एंड स्टील इंपॉर्टेंट डाटा। तो होता है बहुत सारे क्रिमिनल जो हैं वो वायरस का इस्तेमाल करते हैं, वायरस का एडवांटेज लेते हैं ताकि वो हमारे सिस्टम में अनऑथराइज एक्सेस प्राप्त करें और हमारा इंपॉर्टेंट डाटा चुरा सकें। मोस्टली हाईली स्किल्ड प्रोग्राम्स सेंड वायरसेस, मालवेयर एंड ट्रोजन अमंग अदर्स टू इन्फेक्ट एंड डिस्ट्रॉय कंप्यूटर। अधिकतर अत्यधिक कुशल प्रोग्राम वायरस, मालवेयर और ट्रोजन भेजते हैं जो दूसरों को संक्रमित करते हैं और कंप्यूटर नेटवर्क और सिस्टम को नष्ट कर देते हैं। कंप्यूटर वायरसेस कैन स्प्रेड थ्रू रिमूवेबल डिवाइस एंड द इंटरनेट। तो जो वायरस है वो हमारे इंटरनेट के माध्यम से या रिमूवेबल डिवाइस जैसे पेन ड्राइव हो गई, CD हो गई, हमारी मेमोरी कार्ड हो गया, तो उसके माध्यम से हमारे जो है वो फैल सकते हैं। आगे है रैंसमवेयर। Ransomware is one of the most destructive malware-based attack. It enters your computer network and encrypts files and information through public key encryption.
तो रैनसमवेयर सबसे अधिक विनाशकारी मैलवेयर आधारित हमलों में से एक है। ये कंप्यूटर नेटवर्क में प्रवेश करता है और सार्वजनिक कुंजी एन्क्रिप्शन के माध्यम से फाइलों और सूचना को एन्क्रिप्ट करता है। इन 2016 ओवर 638 मिलियन कंप्यूटर नेटवर्क आर अफेक्टेड बाय रैनसमवेयर। तो 2016 में एक रैनसमवेयर का हमला हुआ था जिसमें 638 मिलियन से ज़्यादा कंप्यूटर नेटवर्क जो थे वो उसके चपेट में आए थे। इन 2017 ओवर $5 बिलियन इज लॉस्ट ड्यू टू ग्लोबल रैनसमवेयर। 2017 में $5 बिलियन का नुकसान हुआ था ग्लोबल रैनसमवेयर के कारण। तो रैनसमवेयर बहुत ही खतरनाक होता है। ये हमारी सारी फाइलों को एन्क्रिप्ट कर देता है और उसके ऊपर एक की लगा देता है और फिर जो हैकर होता है वो हमसे पैसे मांगता है कि आप हमें इतने पैसे दो तब हम आपको वो की देंगे। वो की आप अपने कंप्यूटर में डालोगे तभी आपका कंप्यूटर खोलेगा, अदरवाइज़ कंप्यूटर हमारा नहीं खोलेगा। और उसके अंदर जो जानकारी है अगर हमने उसको छेड़खानी करने की कोशिश की तो वो जानकारी को नष्ट कर देता है। आगे है हमारा DDoS अटैक। DDoS अटैक क्या है? DDoS और द डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस अटैक इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ हैकिंग। तो होता है ये जो DDoS अटैक है ये हमारा सबसे पॉपुलर तरीका है हैकिंग का। इट टेम्परेरी और कम्प्लीटली इंटरप्ट सर्वर एंड नेटवर्क दैट आर सक्सेसफुल रनिंग। तो होता है जो सर्वर या नेटवर्क अच्छे तरीके से चल रहे होते हैं उनको या तो थोड़ी देर के लिए या पूरी तरह से इंटरप्ट कर देता है। व्हेन द सिस्टम इज ऑफलाइन दे compromise certain function to make the website unavailable for user। तो होता है जब सिस्टम हमारा ऑफलाइन होता है तो वो कुछ कंप्रोमाइज़ करवाते हैं, कुछ फंक्शन कंप्रोमाइज़ करवाते हैं ताकि हमारी जो वेबसाइट है वो यूज़र के लिए अनअवेलेबल हो सके, मतलब यूज़र के लिए वेबसाइट वो बंद हो जाए। द मेन गोल इज़ फॉर यूज़र टू पे अटेंशन टू द DDoS अटैक। मतलब जो मेन गोल है वो यूज़र का इस तरफ ध्यान आकर्षित करवाना है कि DDoS अटैक है, गिविंग हैकर्स टू चांस टू हैक द सिस्टम, ताकि हैकर्स को सिस्टम को हैक करने का मौका मिल सके। ये हमारा DDoS अटैक जो चल रही वेबसाइट या नेटवर्क को थोड़ी देर के लिए या पूरी तरह से रोक देता है। आगे है बोटनेट। बोटनेट आर कंट्रोल्ड बाय रिमोट हैकर्स कॉल्ड बोट हैंडलर्स इन ऑर्डर टू अटैक कंप्यूटर बाय सेंडिंग स्पैम और मेलवेयर। तो होता है जो बोटनेट है हमारे वो कंट्रोल किए जाते हैं रिमोट अटैकर के द्वारा जिन्हें हम बोट हैंडलर कहते हैं, और वो हमला करते हैं हमारे कंप्यूटर्स पर स्पैम और मालवेयर को सेंड करके। दे यूजुअली अटैक बिजनेस एंड गवर्नमेंट्स एज बोटनेट स्पेशली अटैक द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर। देयर आर बोटनेट रिमूवल टूल्स अवेलेबल ऑन द वेब टू डिटेक्ट द एंड ब्लॉक बोटनेट फ्रॉम एंटरिंग योर सिस्टम। वे आमतौर पर बोटनेट पर हमला करते हैं, विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचे पर हमला करते हैं। आपके व्यवसाय और सरकारों को सिस्टम के रूप में दर्ज करने से बोटनेट का पता लगाने और ब्लॉक करने के लिए वेब पर बोटनेट हटाने के उपकरण जो है वो उपलब्ध हैं। तो ये हमारा बोटनेट। इसके बाद हमारा स्पैमिंग। तो ये हमारा सबसे ज़्यादा ईमेल के ऊपर होती है। स्पैमिंग यूज इलेक्ट्रॉनिक मैसेज सिस्टम मोस्ट कॉमनली ईमेल्स इन सेंडिंग मैसेज दैट आर होस्ट malware फेक लिंक्स और वेबसाइट्स एंड अदर malicious प्रोग्राम्स। स्पैमिंग जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग सिस्टम का उपयोग करता है जो आमतौर पर उन संदेशों को भेजने में ईमेल करता है जो मेलवेयर वेबसाइटों के नकली लिंक और अन्य फेक और अन्य दुर्भाग्यपूर्ण कार्यों की मेजबानी करते हैं। ईमेल स्पैमिंग इज़ वेरी पॉपुलर। ईमेल की स्पैमिंग सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। अनसोलिसिटेड बल्क मैसेज फ्रॉम अनफैमिलियर ऑर्गेनाइजेशंस कंपनीज एंड ग्रुप्स आर सेंट। तो अपरिचित संगठनों, कंपनियों और उनके समूह से अनचाहे थोक संदेश जो है वो भेजे जाते हैं। स्पैमिंग में हमें कई बार एक फेक वेबसाइट का लिंक आता है और मान लो वो हमारे पास लिंक है, हमने SBI की वेबसाइट ओपन करनी है तो उन्होंने बिल्कुल SBI की तरह ही वेबसाइट बनाई होगी लेकिन वो नकली होगी और उसका लिंक हमें भेज देंगे कि अगर आपने ट्रांजैक्शन करनी है तो ये नई वेबसाइट है SBI की और इस लिंक के ऊपर आप कर सकते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, जैसे क्लिक करेंगे तो वो वेबसाइट खुल जाएगी और देखने में बिल्कुल
ओरिजिनल वेबसाइट की तरह लगेगी, थोड़ी सी डिफरेंट होगी। जैसे हम अपना यूज़र नेम और पासवर्ड उसमें एंटर करेंगे तो वो हमारे यूज़र नेम और पासवर्ड को चुरा लेंगे। तो इस तरह से स्पैमिंग होती है। और कई बार बहुत सारे मैसेज हमें आ जाते हैं कंपनीज़ के, और वो जब वो अपनी मशहूरी करती हैं तो बहुत सारे मैसेज, अनवांटेड मैसेज हो, स्पैम करना हमें शुरू कर देते हैं। तो ये थी हमारी DDoS अटैक, बोटनेट्स और स्पैमिंग। इसके बाद है आगे फिशिंग। फिशिंग एक्ट लाइक ए लेगिमेट कंपनी और ऑर्गेनाइजेशंस, दे यूज ईमेल स्पूफिंग to extract confidential information such as credit card number, social security number, password, etc. फिशिंग फिशर्स एक वैध कंपनी या संगठन की तरह काम करते हैं जो गोपनीय जानकारी निकालने के लिए ईमेल स्पूफिंग का उपयोग करते हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड का नंबर हो गया, सामाजिक सुरक्षा नंबर, पासवर्ड वगैरह वगैरह। दे सेंड आउट थाउजेंड्स ऑफ पुशिंग ईमेल कैरिंग लिंक्स ऑफ फेक वेबसाइट। तो वे हमें हज़ारों फिशिंग ईमेल भेजेंगे जो नकली वेबसाइट के लिंक को ले जाते हैं। यूज़र विल बिलीव दीज आर लेगिमेट एंड दस एंटरिंग देयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। जो यूज़र है वो सोचेगा कि ये हमारे पास असली ही है और उसके ऊपर विश्वास कर लेगा और अपनी जो है वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर दर्ज करवा देगा और ठगा जाएगा। तो ठगने के लिए इस तरह का भी हमारा काम होता है, फिशिंग बोलते हैं इसको हम। तो बहुत सारे हमारे पास स्पूफिंग ईमेल जो है वो आना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद है सोशल इंजीनियरिंग। सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे होता है हमें ठगने के लिए। सोशल इंजीनियरिंग इज ए मेथड इन विच साइबर क्रिमिनल्स मेक ए डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद यू थ्रू फोन कॉल्स, ईमेल और इवन इन पर्सन। तो मतलब सोशल इंजीनियरिंग है वो एक ऐसी विधि है जिसमें साइबर अपराधी फ़ोन कॉल, ईमेल या हमारे साथ डायरेक्ट संपर्क बनाते हैं। बेसिकली दे विल आल्सो एक्ट लाइक ए लेगिमेट कंपनी एज वेल। और देखने में वो बिल्कुल एक असली कंपनी की तरह ही लगेंगे। दे विल बी फ्रेंड यू टू अर्न योर ट्रस्ट अंटिल यू विल प्रोवाइड योर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, पर्सनल डाटा। तो बोले वो तब तक आपके सच्चे मित्र बने रहेंगे जब तक आपका विश्वास वो जीत नहीं लेते और जब तक आप उनको विश्वास करके अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन और पर्सनल डाटा जो है उनको प्रोवाइड नहीं करवा देते। तो इस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी धोखाधड़ी होती है, बहुत सारे नकली फ्रेंड बन जाते हैं और पैसे पूसे ठग लेते हैं। तो वो भी हमारा एक तरह का ठगने का ही तरीका है। तो ये थे फिशिंग और सोशल इंजीनियरिंग। हमारा मालवेटाइजिंग। मालवेटाइजिंग इज द मेथड ऑफ फिलिंग वेबसाइट विद एडवर्टाइजमेंट कैरिंग मलिशियस कोड। तो मालवेयर वेबसाइटों को मलिशियस कोड वाले विज्ञापनों को भरने की विधि है। यूज़र विल क्लिक दीज एडवर्टाइजमेंट थिंकिंग दे आर लेगिमेट। और यूज़र इसके ऊपर क्लिक कर देंगे ये सोचकर कि ये असली हैं। वंस दे क्लिक दीज एड्स they will be redirected to fake websites or a file carrying virus and malware will automatically can be downloaded। जैसे एक बार यूज़र उस ऐड के ऊपर क्लिक कर देगा तो या तो वो आपको एक नए पेज के ऊपर ले जाएंगे जहाँ पर एक नकली वेबसाइट बनी होगी, या कोई ऐसी वायरस की फाइल आपके सिस्टम में डाल देंगे जो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगी। तो बहुत सारे हमारे पास जब हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं तो बहुत सारी हमारे पास एड्स आती हैं, वो चलती रहती हैं। तो कई बार हम उन्हें बंद करते हैं और जल्दी में बंद करने के चक्कर में उसके ऊपर क्लिक हो जाता है। तो कई बार देखना एक नया पेज खुलता है या फिर किसी तरह का वायरस हमारे सिस्टम में ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाता है और हमारी सारी की सारी गोपनीय चीज़ों को जानकारी चुराना शुरू कर देता है। तो ये था हमारा मालवेटाइजिंग। एडवर्टाइजिंग से नकली ऐड से नकली वेबसाइट के लिंक भेजना। इसके बाद है साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग इन्वॉल्व्स फॉलोइंग ए पर्सन ऑनलाइन एनोनिमसली। मतलब साइबर स्टॉकिंग में ऑनलाइन गुमनाम रूप से किसी व्यक्ति का अनुसरण करना शामिल है। द स्टैकर्स विल वर्चुअली फॉलो द विक्टिम इंक्लूडिंग हिज और हर एक्टिविटी। तो जो स्टैकर्स होते हैं तो वो विक्टिम का वर्चुअली पीछा करते हैं और उसकी सारी एक्टिविटी के बारे में जानकारी रखते हैं। मोस्ट ऑफ द विक्टिम ऑफ साइबर स्टॉकिंग आर वुमेन एंड चिल्ड्रन बीइंग फॉलोड बाय मैन एंड पीडोफाइल्स। तो वो तो बहुत सारे जो विक्टिम होते हैं साइबर स्टॉकिंग के वो महिलाएं और बच्चे होते हैं और उनके बाद आदमी और पीडोफाइल्स होते हैं। तो इस तरह से जो है वो हमारी साइबर स्टॉकिंग होती है। इसके बाद है सॉफ्टवेयर पायरेसी।
The internet is filled with torrents and other programs that illegally duplicate original content, include songs, books, movies, album and software. तो बोलता है इंटरनेट जो है हमारा वो टोरेंट और दूसरे प्रोग्रामों से भरा पड़ा है जो इलीगली ओरिजिनल कंटेंट को डुप्लीकेट करते हैं, जिसमें कि हमारे सॉन्ग्स हो गए, गाने, किताबें, फिल्में हो गई, एल्बम्स हो गई और सॉफ्टवेयर हो गए। दिस इज ए क्राइम एज इट ट्रांसलेट्स टू कॉपीराइट इनफ्रिंजमेंट। तो ये सीधा सीधा कॉपीराइट उल्लंघन का अनुवाद करता है। ड्यू टू सॉफ्टवेयर पायरेसी, कंपनीज एंड डेवलपर एनकाउंटर ह्यूज कट डाउन इन देयर इनकम बिकॉज देयर प्रोडक्ट्स आर इलीगली रिप्रोड्यूस। तो बोलता है सॉफ्टवेयर पायरेसी के कारण ही जो कंपनी और उसके डेवलपर हैं उनको बहुत सारा आय में कटौती का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनके जो आपके प्रोडक्ट होते हैं उनको इलीगली जो है वो रिप्रोड्यूस किया जाता है। मतलब हमारे पास इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे, जैसे हम कई बार विंडो डाउनलोड कर लेते हैं, कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हैं, तो हमारे पास सॉफ्टवेयर पायरेसी का उल्लंघन होता है। हम बहुत सारी मूवीज़ ऐसी वेबसाइट से डाउनलोड कर लेते हैं जो नेट के ऊपर जो सरकार के द्वारा प्रतिबंधित की गई होती हैं। जैसे कोई नई मूवी आई तो वो उसको रिकॉर्ड करके अपनी वेबसाइट में डाल देते हैं, या फिर कोई नया गाना आया उसको रिकॉर्ड करके अपनी वेबसाइट के ऊपर डाल दिए, और फ्रॉड होते हैं वो भी सारे। तो इस तरह से हमारे सॉफ्टवेयर पायरेसी या बाकी चीज़ों की पायरेसी जो है वो की जाती है। तो ये थे मालवेटाइजिंग, साइबर स्टॉकिंग और सॉफ्टवेयर पायरेसी है। साइबर बुलिंग मतलब इंटरनेट के ऊपर बदमाशी। साइबर बुलिंग इज द वन ऑफ द मोस्ट रैम्पेंट क्राइम कमिटेड इन द वर्चुअल वर्ल्ड। तो साइबर बुलिंग वर्चुअल दुनिया में होने वाले सबसे बड़े अपराधों में से एक है। इट इज़ द फॉर्म ऑफ बुलिंग कैरिंग आउट ऑन द टू द इंटरनेट। तो ये इंटरनेट पर बदमाशी का एक तरीका है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ ग्लोबल लीडर्स आर अवेयर ऑफ दिस क्राइम एंड पास लॉ एंड एक्ट दैट प्रोहिबिटेड द प्रोलिफरेशंस ऑफ साइबर बुलिंग। तो बोलता है वैश्विक नेताओं को इस अपराध के बारे में पता है और वो इस कानून और अधिनियम वे कानून और अधिनियम पारित करते हैं जो कि साइबर हमले के प्रसार को रोकते हैं। तो साइबर बुलिंग एक तरह की इंटरनेट के ऊपर बदमाशी का तरीका है, दूसरों को डराने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करना। अब तक हमने देखा साइबर क्राइम के बारे में। अब हम पढ़ेंगे साइबर लॉ के बारे में कि कानून, जो साइबर के ऊपर कानून है वो क्या है। साइबर लॉ इज a generic term which refers to all the legal and regulatory aspects of internet and world wide web। तो साइबर कानून एक सामान्य शब्द है जो इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब के सभी कानूनी और नियामक पहलुओं को संदर्भित करता है, मतलब उनका पालन करवाता है, रेगुलेटरी को दिखाता है। द ग्रोथ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स हैज़ प्रोपेल्ड द नीड फॉर इफेक्टिव रेगुलेटरी मैकेनिज्म which would strengthen the legal infrastructure related to इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के विकास ने प्रभावी नियामक तंत्र की आवश्यकताओं को प्रेरित किया जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से संबंधित कानूनी बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा। इन इंडिया, साइबर लॉ आर कंटेन्ड इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, तो वो विच केम इनटू फोर्स ऑन नवंबर 17, 2000। तो वो तब भारत में जो साइबर लॉ है, साइबर कानून सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 IT अधिनियम के अंतर्गत आता है, उसमें निहित है, जो 17 अक्टूबर 2000 को लागू हुआ था। द मेन पर्पस ऑफ द एक्ट इज टू प्रोवाइड लीगल रिकॉग्नाइजेशन टू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एंड टू फैसिलिटेट फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड विद द गवर्नमेंट। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को कानूनी मान्यता प्रदान करना और इलेक्ट्रॉनिक दाखिल करने की सुविधा प्रदान करना है। द एक्ट वाज लेटर अमेंडेड इन दिसंबर 2008 थ्रू द IT अमेंडमेंट एक्ट 2008। इस अधिनियम को बाद में दिसंबर 2008 में IT संशोधन अधिनियम के माध्यम से संशोधित किया गया था। It provides additional force of information security by adding some new sections on offenses including cyber terrorism and data protection। तो यह साइबर आतंकवाद और डेटा संरक्षण सहित कुछ नए अधिनियमों को या नए सेक्शन को जोड़कर सूचना सुरक्षा पर अतिरिक्त ध्यान केंद्रित करता है। तो जो हमारे IT AA 2000 में जो एक्ट हैं वो हमारे पास वो कुछ इस तरह से हैं, तो उसको हम देखेंगे कि कौन कौन से हमारे एक्ट हैं।
तो जो साइबर लॉ था वो भारत में 2000 में पास हुआ था और 2008 में इसको दोबारा से अमेंडमेंट किया गया था। तो ये सभी रूल्स और रेगुलेशंस को दिखाता है जिसका पालन हम इंटरनेट के ऊपर करते हैं। तो जो अमेंडमेंट है इंफॉर्मेशन एक्ट 2000 में वो क्या क्या है, तो सबसे पहले डिजिटल सिग्नेचर, ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बाय डिजिटल सिग्नेचर गेट्स रिकॉग्नाइजेशन। तो डिजिटल हस्ताक्षर के द्वारा रिकॉर्ड के डिजिटल हस्ताक्षर को मान्यता मिलती है। फिर ई गवर्नेंस, ई डॉक्यूमेंट गेट लीगल रिकॉग्नाइजेशन। तो ई डॉक्यूमेंट जो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है उसके से हमें लीगल रिकॉग्नाइजेशन मिलती है। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड एज पर लॉ बाय द गवर्नमेंट में बी सप्लाइड इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो सरकार के द्वारा आवश्यक दस्तावेजों को की आपूर्ति इलेक्ट्रॉनिक रूप में की जा सकती है। तीसरा है पेनल्टी। तो जो पेनल्टी में है, द मैक्सिमम पेनल्टी ऑफ एनी डैमेज टू कंप्यूटर और कंप्यूटर सिस्टम इज ए फाइन अप टू ₹1 करोड़। तो जो अगर हमने किसी कंप्यूटर या कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाया तो उसके लिए हमें कम से कम 1 करोड़ तक का जो है वो नुकसान या हर्जाना भर सकता है। मतलब 1 करोड़ तक अधिकतम जुर्माना जो है वो उसकी सीमा जो है वो 1 करोड़ रुपए तक है। तो ये था हमारा साइबर क्राइम और साइबर लॉ के ऊपर आज का हमारा चैप्टर और टॉपिक। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको साइबर लॉ और साइबर क्राइम्स किस तरह से होते हैं, उसके ऊपर कौन कौन से लॉ हैं, कितनी पेनल्टीज़ हैं, ये सारा आपको समझ में आया होगा। 2 3 4 बार इस वीडियो को देखना, फिर सारा आराम से समझ में आ जाएगा।